तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑथराइजेशन। ओके, बिकॉज जितने भी कल हमने इसमें बैकएंड के अंदर जितने भी हुक्स कंट्रोलर्स बनाए थे हमने, वो सारे के सारे कंट्रोलर्स हमने फ्रंट एंड में कंज्यूम कर लिए हैं। लाइक आप देखोगे इसमें रजिस्टर हो गया, लॉगिन हो गया, फॉरगेट हो गया, पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड करना, यूज़र को डिलीट करना, पासवर्ड चेंज करना एंड मतलब यूज़र को गेट करना। देखो अभी आप जब यूज़र को गेट कर रहे हो, देखो दिस वन यहाँ पर आप चेक करें, आप यूज़र का डेटा गेट कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है इट्स अ गेट रिक्वेस्ट, और आप यूज़र आईडी जब भेजते हो तो आपको उससे पता चल जाता है कि यूज़र कौन है। ये एपीआई हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया हुआ है ना। आपको याद होगा कि दैट ये एपीआई को मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, app.jsx के अंदर, ठीक है। अगर आप अपना इसमें फ्रंट एंड चेक करोगे यू विल सी कि दैट जो app.jsx है द मेन फाइल, उस मेन फाइल के अंदर आप इसी के ऊपर कॉल कर रहे हो, http localhost 4000 यूज़र गेट यूज़र। तो इसका मतलब ये गेट यूज़र वाला भी हो गया है। नाउ अगर हम अपना अभी गूगल क्रोम खोलते हैं तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये हमारा कौन सा पेज है। दिस विल बी कॉल्ड एज अ लैंडिंग पेज, ठीक है। हमने इसको डिज़ाइन किया ही नहीं है, हम जस्ट इसके ऊपर वो डार्क मोड को प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने वो यूज स्टेट हुक को प्रैक्टिस की थी। ये कोड अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है और द नेम ऑफ द यूज़र इज बिलो। अब नेम ऑफ द यूज़र इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज हम लॉग इन नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं एक सक्सेसफुल लॉग इन कर भी लूँ, ठीक है, अगर हम एक सक्सेसफुल लॉग इन कर भी लेते हैं तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा वहाँ पर। अगर मतलब एक सक्सेसफुल लॉगिन आपने किया, बाद में वही तो होगा ना कि लाइक कि जैसे लोकल स्टोरेज में आपका यूज़र आईडी एंड टोकन सेव रहेगा, ठीक है। एंड अगर लोकल स्टोरेज में आपका टोकन सेव है, आपका यूज़र आईडी सेव है, तो इससे मतलब ब्राउज़र को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा लॉगड इन है, इसके क्रेडेंशियल्स पहले से ही मतलब फॉर एग्जाम्पल लोकल स्टोरेज में सेव्ड है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि लॉगड इन हो, लेकिन इससे ये तो नहीं पता चलेगा ना कि वेदर यू आर ऑथराइज्ड और नॉट। दो पार्ट होते हैं सेशन मैनेजमेंट के, दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा होता है ऑथराइजेशन। तो कल भी कोई स्टूडेंट आप में से पूछ रहा था कि दैट हमने टोकन का यूजेज कहीं पर नहीं किया क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज में दो चीज़ें सेव रखी हैं, एक तो हमने यूज़र आईडी सेव रखी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने टोकन सेव रखी है। तो आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, ऑथराइजेशन वाला पार्ट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहले डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि दैट ऑथराइजेशन काम कैसे करेगी, ठीक है, ऑथराइजेशन की नेसेसरी क्यों है। तो बाद में हम उसका मतलब देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। लाइक बैकएंड में हमें हो सकता है इसमें कंट्रोलर्स लिखने पड़े और फ्रंट एंड में हमें उनको इम्प्लीमेंट करना पड़े। तो हमारा फ्लो तो यही है ना, आप बैकएंड पे कंट्रोलर बनाओ एंड फ्रंट एंड पे उनको यूज़ करो, ठीक है, उनको कंज्यूम करो बैकएंड पे। तो देखो पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट मान लो होगा सिक्योर होम, क्या होगा, सिक्योर या सिक्योर प्रोफाइल, आप कुछ भी रख लो, सिक्योर प्रोफाइल, ठीक है, सिक्योर प्रोफाइल .jsx। अब देखो इसके नाम में मैंने सिक्योर इसलिए रखा सो दैट आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि दिस प्रोफाइल जो सिक्योर प्रोफाइल है, जो ये वाला कंपोनेंट होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, RFCE। मैं चाहता हूँ कि जो सिक्योर प्रोफाइल है ना, ये सिक्योर प्रोफाइल पहले हम इसके ऊपर लिखेंगे दिस इज़ अ सिक्योर प्रोफाइल, ठीक है, दिस इज़ ए सिक्योर पेज। क्या लिखा मैंने, ये एक सिक्योर पेज है। दिस शुड ओनली ओपन, ये सिर्फ ओपन कब होना चाहिए, आफ्टर ए सक्सेसफुल लॉगिन, एक सक्सेसफुल लॉगिन के बाद, ठीक है, आफ्टर ए सक्सेसफुल लॉगिन। तो इसको मैंने कहा इट्स अ सिक्योर प्रोफाइल। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं फिलहाल H1 में लिखता हूँ, ठीक है, H1 में लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो ये चीज़ है दिस वन सिक्योर प्रोफाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो H1 ये हो गया दिस इज़ अ सिक्योर प्रोफाइल। और यहाँ पर फिलहाल अभी इसमें कुछ CSS फाइल नहीं है तो मैं CSS ऐसे लिख देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, सेंटर लिख सकते हैं ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अभी मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब ऑब्वियसली इसका कोई राउट नहीं है अभी, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद आपने उसका राउट भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो app.jsx में जाके चलो इसका एक राउट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक के जितने भी राउट्स थे, अबाउट, कॉन्टैक्ट, यूज़र, रजिस्टर, फॉरगेट पास, रीसेट पास। देखो ये फॉरगेट पास वाला और रीसेट पास वाला तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें ऑथराइजेशन हो। देखो अगर आपका कोई आपके वेबसाइट पे आ रहा है, अबाउट देखना चाहता है, वो अबाउट पेज, आप क्यों उसको बोलोगे लॉगिन करने के लिए। कॉन्टैक्ट पेज देखना चाहता है तो उसके लिए भी लॉगिन नेसेसरी नहीं है। रजिस्टर करना है, लॉगिन, उसके लिए तो पता ही है लॉगिन पेज ही है वो। फॉरगेट पास या रीसेट पासवर्ड, ये सारे के सारे आपने देखा कि इसमें मैंने कुछ भी मतलब ये जो है ना
कोई भी मतलब इसमें ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं। इन पेजेस में ऑथराइजेशन का नेसेसरी है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं गेस्ट पेजेस। क्या बोलते हैं? तो मैं इनको यहाँ पर नाम लिखूँ गेस्ट राउट्स ऐसे, सो दैट आपको भी पता चले कि हाँ ये क्या है, दीज आर गेस्ट राउट्स। तो चलो मैंने इनका नाम रखा गेस्ट राउट्स, ठीक है। तो होम आपका था, ठीक है, और उससे पहले आपने एक यूनिवर्सल राउट एक बनाया था, नो पेज फाउंड, ठीक है। बाकी ये सारे राउट्स तो गेस्ट राउट्स हैं। देखो डिलीट तो वही बंदा करेगा ना कि जो लॉग्ड इन होगा, तो ये गेस्ट राउट नहीं है। ये राउट भी क्या होना चाहिए, ये राउट भी सिक्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिक्योर, ठीक है। तो ये राउट भी सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर, ओके। तो सिक्योर राउट, तो इसको भी फिलहाल मैंने कमेंट आउट करके रखा यहां पर। तो चलो इसको भी कमेंट आउट करके रखते। तो ये गेस्ट राउट्स हैं और ये यहाँ पर सिक्योर राउट्स हैं। अब इन्हीं सिक्योर राउट्स में ही मैं यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऑथराइजेशन के बहुत सारे मतलब तरीके हैं। फिलहाल हम ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर बाकी जो डिफरेंट तरीके हैं वो हम बाद में देखेंगे। देखो पाथ, ठीक है, पाथ क्या है? पाथ हमारा होगा, देखो यूजर, पाथ क्या है? यूजर स्लैश सिक्योर प्रोफाइल। क्या है? सिक्योर प्रोफाइल। मैंने फिलहाल यही पाथ बना लिया, तो बाद में हम देखते हैं। तो यूजर का सिक्योर प्रोफाइल, ठीक है। आप चाहो तो पैरामीटर्स में भी कुछ ले लो। और एलिमेंट क्या शो करोगे, लाइक एलिमेंट क्या शो करोगे आप? एलिमेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पर तो सिक्योर प्रोफाइल ही चलेगी जो हमने अभी अभी बनाई। तो सिक्योर प्रोफाइल, देखो यहाँ पर है सिक्योर प्रोफाइल, ठीक है, आ गया, चेक कर लो। अब इसका मतलब एक पाथ है यूजर सिक्योर प्रोफाइल करके, जहां पर आप सिक्योर प्रोफाइल पे पहुंचोगे। तो मान लो अगर मैं इसको भी टेस्ट करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं यूजर और स्लैश सिक्योर, ठीक है, प्रोफाइल, सिक्योर प्रोफाइल, तो एंटर किया। देखो दिस इज सिक्योर पेज, दिस शुड ओनली ओपन आफ्टर अ सक्सेसफुल लॉगिन। अभी तो मगर लॉगिन है ही नहीं, क्योंकि मैंने मत लॉगिन किया हुआ। कल हमने वो यूजर को ही डिलीट किया था ना, कल की क्लास में हमने उस यूजर को ही डिलीट किया था। और एप्लीकेशन में आप चेक करो, लोकल स्टोरेज में भी कुछ नहीं है। इट मींस वी आर नॉट लॉग्ड इन। अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो ये पेज क्यों दिख रहा है? मसला है ना। तो हमें इस पेज को क्या करना है, हमें इस पेज को सिक्योर करना है। देखो विदाउट लॉगिन इस पेज पर नहीं जाना, ये खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक कस्टम हुक बना सकते हो। क्या बना सकते हो? वो कस्टम हुक क्या चेक करेगा? वो कस्टम हुक चेक करेगा कि है मतलब वहां पर लोकल स्टोरेज में टोकन है कि नहीं, और अगर टोकन है, क्या वो एक रजिस्टर्ड, मतलब क्या वो उसी सर्वर ने क्रिएट किया है वो टोकन, क्या इसके बैकएंड सर्वर ने ही वो टोकन क्रिएट किया है कि नहीं। तो ये सब चीजें होने के बाद अगर हुआ, मतलब अगर ये सही है, तो तभी हम इसको इस पेज पे आने देंगे। वरना हम उसको बोलेंगे कि नहीं, इस पेज पर आने की इजाजत नहीं है तब तक जब तक आप ना लॉग इन करो, ठीक है। और वो लॉग इन होने के बाद जो टोकन सेव होगा ना, कहाँ पर, स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज में, वो टोकन फिर वेरीफाई भी होना चाहिए बैकएंड पे। तो आपने टोकन देखना भी है कि टोकन है कि नहीं, और दूसरी चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज देखनी है कि क्या वो टोकन वेरीफाई होगा कि नहीं। तो ये दो चीजें करनी है। तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर इसी सोर्स में, शेयर्ड में, आप एक और मतलब सोर्स के अंदर ही आप एक फोल्डर बना लो। उन फोल्डर्स का नाम आप रखो यूटिल्स। क्या नाम रखो? फ्रंट एंड के बारे में हो रहा है। सोर्स के अंदर मैंने यूटिल्स बनाया, ठीक है। तो आपने यूटिल्स बनाया, या अगर आप चाहो तो ऑथ बना सकते हो, ऑथ नाम से एक फोल्डर बना सकते हो। चलो मैंने अब यूटिल्स नाम से फोल्डर बनाया, इसमें कोई मसला नहीं है कि दैट आप किसी भी फोल्डर किसी भी नाम से बना लो। आपको मैंने कल भी कहा कि दैट इट इज अनओपिनियनेटेड। तो अनओपिनियन का होता है, अनओपिनियन का मतलब होता है कि दैट आपकी मर्जी, हाँ, ओके। तो न्यू फाइल इसके अंदर बनाते, तो मैं लिखूंगा इसमें एक फाइल का नाम, मैं उसका नाम रखूंगा इज ऑथ। क्या नाम रखूंगा? इज ऑथ या इज ऑथोराइज्ड, ठीक है। तो मैंने इस फाइल का नाम ही रखा इज ऑथोराइज्ड डॉट JSX, ठीक है ना, इज ऑथोराइज्ड डॉट JSX। और यहां पर भी मैं करूंगा RFCE। तो इसका मतलब ये भी एक रिएक्ट कंपोनेंट ही होगा, ठीक है, ये भी एक मतलब रिएक्ट कंपोनेंट ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिएक्ट कंपोनेंट हमेशा रिटर्न क्या करें, डिव रिटर्न करें। देखो आपने इस फंक्शन को बनाया, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट ये रिटर्न कुछ करे। फंक्शन को थोड़ी मतलब जरूरी है कि वो रिटर्न करे कुछ। वो तो हमने यहाँ पर इसको JSX कंपोनेंट फंक्शन जो है ये रिटर्न करती हैं JSX, है ना, ये रिटर्न करती हैं मतलब HTML, जो कि असल में अगर देखा जाए गलत है।
देखो जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही रिटर्न कर सकती है, एंड यहाँ पर भी जो ये रिटर्न कर रही थी वो भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन उसकी शक्ल कैसी है, उसकी शक्ल HTML जैसी है। ठीक है, आप समझ रहे हो, यानी कि जो यहाँ पर ये रिटर्न में डिव हो रहा है ना, आप याद रखना हमेशा जावास्क्रिप्ट फंक्शन HTML रिटर्न नहीं कर सकती, वो हमेशा जावास्क्रिप्ट ही रिटर्न करती है, लेकिन इसकी जो शक्ल है ना वो कैसी है, HTML के जैसी। ठीक है, ये हमें लगता है कि ये डिव है, मगर ये असल में इन्होंने एक अलग से क्लास बनाई है इसके अंदर, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर। ओके, तो इसको हम कभी थ्योरेटिकल रिएक्ट जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करो, इज ऑथराइजर अब एक फंक्शन है। अब इस इज ऑथराइजर फंक्शन में क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आप एक काम करो, आप लिखो कॉन्स्टेंट नेविगेट, एक नेविगेट नाम से आप पहले यूज नेविगेट बनाओ। ठीक है, तो यूज नेविगेट, तो पहले मैंने नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट लिखा, तो ये हुक मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम अभी यहाँ पर रख लेते हैं। और आप एक काम करो, आप लिखो कांस्टेंट टोकन। देखो ये टोकन को फेच करेगा कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम में क्या लिखोगे आप, टोकन। ठीक है, सही है ना, तो चलो टोकन भी आ गया। देखो एक चीज, पहली चीज़ हम लिखेंगे इसमें कि अगर टोकन नहीं है, अगर टोकन नहीं है तो तुम क्या करोगे, अगर टोकन नहीं है तो तुम क्या करोगे। देखो जब टोकन ही नहीं होगा तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कि तू नेविगेट कर। ठीक है, तू वापस चला जा कहाँ पे, तू नेविगेट कर और कहाँ जा, user/login पर। ठीक है, तो ये चीज़ पहले हमने लगा दी। तो हम पहले चेक करेंगे कि app.jsx में वही है, हाँ, user/login। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने इस ऑथराइजर के अंदर लिखा एक नेविगेट हुक, और इस नेविगेट हुक के अंदर मैं लिख रहा हूं कि कॉन्स्टेंट टोकन। देखो अगर लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन नहीं होगा तो तुम नेविगेट कर देना यूजर लॉगिन पर। ठीक है, ये सही है यहाँ पर। अब अगर मैं सेव इसको करूं, ठीक है, अगर इसको सेव करें, अगर मैं कहीं पर भी इस ऑथराइज्ड फंक्शन को कॉल करूं, लाइक आप ऐसे समझो, मान लो सिक्योर प्रोफाइल के अंदर, मान लो सिक्योर प्रोफाइल के अंदर यहां पर मैंने इज ऑथराइज्ड, ये जो इज ऑथराइज्ड है ना फंक्शन, इज ऑथराइज्ड, देखो अगर मैं इज ऑथराइज्ड फंक्शन को कॉल करूं, यहां पर फंक्शन तो कहीं और पे लिखी है, लेकिन अगर मैंने यहां पर इज ऑथराइज्ड फंक्शन कॉल करी, तो पहले मुझे बताओ, पहले सिक्योर प्रोफाइल में रिटर्न होगा कि पहले सिक्योर इज ऑथराइज्ड फंक्शन चलेगी, पहले इज ऑथराइज्ड फंक्शन चलेगी। तो जैसे ही इज ऑथराइज्ड फंक्शन चलेगा, ये चेक करेगा कि टोकन है कि नहीं, अगर टोकन नहीं होगा तो ये लॉगिन पर भेज देगा। तो चलो एक थोड़ा सा हमने पार्ट तो इसका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर अभी इसमें मैं जाऊंगा कहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा मैं किस पे जाऊं, यूजर, ठीक है, सिक्योर प्रोफाइल पे, तो ये अभी भी ओपन हो रहा है। ठीक है, ये अभी भी ओपन हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा कोड जो है ना ये वर्क नहीं किया। ठीक है, तो क्यों नहीं किया वो भी हम चेक करते हैं। तो हमने इसको लिखा था कि टोकन अगर नहीं है, ठीक है ना, तो तुम क्या कर लेना, तुम नेविगेट कर लेना। तो यहां पर जो है देखो, इस कोड को हम कोशिश करते हैं, हम इसको रखेंगे किसमें, हम इसको यूज इफेक्ट के अंदर रखेंगे। किसके अंदर, हाँ, हम इसको यूज इफेक्ट के अंदर रखेंगे, सो दैट कि जब कंपोनेंट लोड हो तो ये कोड चल जाए। तो ये हमें इस तरह से देखना है। वैसे ये जो जिस मेथड से हम इसको कर रहे हैं ना, इस मेथड में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इफ नॉट टोकन तो नेविगेट करना यूजर लॉगिन। और हाँ, एक और चीज करते हैं, चलो इस console.log भी कर लेते हैं, console.log टोकन। ठीक है, टोकन को कंसोल भी करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ आएगा कि नहीं। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं ऐसे टोकन। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे मैंने console.log टोकन कर दिया। फिर मैंने यूज इफेक्ट के अंदर लिखा कि दैट इन केस अगर ये नॉट टोकन होगा, अगर टोकन नहीं है तो नेविगेट करना यूजर लॉगिन पर। अब देखते हैं होगा कि नहीं। चलो पहले इसको रिलोड किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन F12 पर प्रेस कर देते हैं हम फिलहाल। कंसोल चेक करते हैं, देखो ये दिखा रहा है एक्सियोस एरर, किसी चीज का एक्सियोस एरर आ रहा है। हाँ नहीं, ये उससे पहले किसी चीज का कंसोल होगा, नेटवर्क में कोई API कॉल मत हुई होगी, ये उसका एरर है। ठीक है, हाँ कुछ यहाँ पर देखो, हाँ देखो यूजर गेट, असल में कोशिश कर रहा है ना यूजर को गेट करने के लिए, तो वहां से इसको नल रिजल्ट आ रहा है, यानी 500 आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि यूजर आईडी मत है ही हमारे पास। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे, मान लो
तो app.jsx में वो गेट यूजर वाला API कॉल होगा ना, ये उसी का है null 500 इसी का आ रहा है, क्योंकि हम लॉगड इन नहीं है और एप्लीकेशन में कोई टोकन ये सेव भी नहीं है मत ना, उससे को फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब हमने यहाँ पर कंसोल किया हुआ है, तो ये हमें देखना है कि क्या ये इस टोकन, देखो मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने सिक्योर प्रोफाइल को सेव नहीं किया, ठीक है। अब देखो भाई चलेगा कि नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ किधर, देखो ऐसे मैं जा रहूँगा सिक्योर प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन ये मुझे कहाँ पे ले जा रहा है, लॉग इन टू योर अकाउंट पर। ये मुझे एक्सेस नहीं करने देगा उस पेज को, क्यों? क्योंकि मैंने कोड लिखा ना कि देख अगर टोकन नहीं होगा तो तुम ऐसा कर लेना, ठीक है। तो अगर आप कितना भी कोशिश कर लो सिक्योर होम पर, सिक्योर प्रोफाइल पे जाने की, तो ये सिर्फ जंप करेगा, ऐसे जंप करेगा, पहुंच गया कहाँ पे, लॉग इन पर। तो इसका मतलब होगा कि हमें क्या बोल रहा है कि आप लॉग इन करो तभी जाकर आप वो सिक्योर प्रोफाइल देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया। और हाँ, अगर आप चेक करोगे दिस टाइम हमें यहाँ पर रिलोड करते चलो, एक्सियोस एरर याद रखना ये उस API का है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेट भी गया, कोई बात नहीं, ओके। आप चेक करो, वैसे भी हमें इंटरनेट से अभी कोई काम है नहीं। हाँ, सिक्योर प्रोफाइल, तो सिक्योर प्रोफाइल को जैसे हम जाते हैं, देखो ये बोलता है टोकन नल, इसका मतलब टोकन है ही नहीं। तो आपने इसको लिखा है ना यहाँ पर इज ऑथराइज्ड में, इज ऑथराइज्ड में हमने इसको लिखा है कि इससे बाहर चलेगा, लेकिन इसमें देखो यूज इफेक्ट के अंदर डालने से थोड़ा सा आप इसको ऐसा कर सकते हो, डिपेंडेंसी दे सकते हो, फिर आप इसको मतलब वैसे भी चलेगा वैसे भी, ठीक है। लेकिन यूज इफेक्ट में डालने से आप इसको थोड़ा एफिशिएंट बना सकते हो कि दैट आप कब इस फंक्शन को कब आप फिर से कॉल करोगे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन देखो ये चीज़ जो यहाँ पर बन गई, आपने यहाँ पर 2 हुक्स का इस्तेमाल किया, आपने यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया, आपने इसमें यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल किया। नाउ यू आर यूजिंग 2 हुक्स एंड आप कुछ अचीव कर रहे हो, आप एक फंक्शनैलिटी अचीव कर रहे हो, आपने एक इज ऑथराइज्ड फंक्शन अचीव कर ली, इज ऑथराइज्ड जो फंक्शनैलिटी है ना आपने वो अचीव कर ली। तो इस हुक को क्या कहोगे आप, इस पूरे ये जो हमने पूरा यहाँ पर लिखा, आप इज ऑथराइज्ड को क्या कहोगे? हम कहेंगे इज ऑथराइज्ड को हुक, लेकिन इसको हम कहेंगे कस्टम हुक। क्या बोलेंगे? कस्टम हुक। तो कस्टम हुक क्या होता है कि बस कुछ नहीं, जो आपके पास हुक्स अवेलेबल है उन्हीं का यूज करके आप अपनी काम निकालवा लो, ठीक है। और इस तरह से कस्टम हुक आप बना सकते हो। तो कस्टम हुक्स कुछ नहीं होते, बल्कि जो आपके पास हुक्स दिए गए हैं उन सारे हुक्स का इस्तेमाल करके आप कोई फंक्शनैलिटी को अचीव करो एंड उसको इस तरह से एक मॉड्यूल बनाओ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी पेज में जाऊं और यहां पर लिख दूं इज ऑथराइज्ड, अब इज ऑथराइज्ड देखो कहां से इंपोर्ट हो रहा है, यूटिल्स इज ऑथराइज्ड से, है ना। तो इज ऑथराइज्ड को ऐसे कॉल करने से बताओ क्या होगा, अगर मैं ऐसे, हाँ, तो ऑब्वियसली इज ऑथराइज्ड भी एक फंक्शनैलिटी है। आप हाँ एग्जैक्टली, ये इसी तरह से इन मिडलवेयर्स को ही, जैसे हम बैकएंड में मिडलवेयर बनाते हैं वहां पर, जैसे आपने इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में किए थे, तो वो इज ऑथराइज्ड यहाँ पर उस वक्त वहां पर उसको मिडलवेयर कहते हैं, एक्सप्रेस में इन चीज़ों को मिडलवेयर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कस्टम हुक बोलते हैं। तो इट्स अ कस्टम हुक, इट्स अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन एंड इसके अंदर मैंने यूज नेविगेट किया, यूज इफेक्ट किया। देखो अब ये सही नहीं है, पूरा नहीं है ये, ठीक है, ये पूरा नहीं है। तो हमने इसको बोला कि देखो अगर टोकन नहीं होगा तो तुम नेविगेट कर लेना, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर होगा तो, अगर टोकन होगा तो क्या करना है, मतलब एल्स में क्या करना है, ठीक है। देखो एल्स में क्या करोगे, एल्स में भी कुछ करो। देखो आप इसको लिख सकते हो, आप यहां पर एक और फंक्शन बना सकते हो, फिर वो फंक्शन आप यहां पर एल्स में चला लो, ठीक है। लेकिन हम एक काम करेंगे, चलो मैं वो फंक्शन यहां पर एल्स में नहीं लिखूंगा, मैं उसको थोड़ा क्लटर नहीं करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा वो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि देखो भाई एक फंक्शन है कांस्टेंट वेरीफाई टोकन, क्या लिखेंगे, मैं टोकन को वेरीफाई करूंगा, ठीक है, कांस्टेंट को वेरीफाई करेंगे, और ये एक बाज़ाब्ता एक अलग फंक्शन होगा। अब देखो इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या फ़र्क है। वेरीफाइड टोकन को मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा, इसको स्टार्ट मैंने किया स्मॉल वी से, जबकि उसको स्टार्ट किया था कैपिटल आई से। देखो ये एक कंपोनेंट है, बाज़ात खुद ये खुद एक कंपोनेंट है ना, इसमें तो HTML रिटर्न नहीं हो रही, लेकिन है तो ये कंपोनेंट ही ना, रिएक्ट कंपोनेंट है ना ये। तो रिएक्ट कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में होता है क्योंकि वो हायर ऑर्डर फंक्शन होती है, ठीक है। और बैबल जो है ना, बैबल जानते हो, बैबल होता है ट्रांसपाइलर। इस जावास्क्रिप्ट का जो ये सिंटेक्स है JSX, इसको कन्वर्ट कौन करता है रेगुलर जावास्क्रिप्ट में?
देखो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ब्राउजर को क्या समझ में आएगा, ब्राउजर को समझ में आती है प्लेन जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट, वो वाली सीधी वाली जावास्क्रिप्ट। लेकिन हम कौन सी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम एक तरह से कंप्रेस्ड जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं रिएक्ट स्टाइल में, है ना, हम थोड़ा। तो इस जावास्क्रिप्ट को, इस JSX वाली जावास्क्रिप्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, प्लेन जावास्क्रिप्ट में। वो कौन करता है, उसका नाम है बैबल। क्या नाम है, बैबल, BABEL। ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि व्हाट इज बैबल, ठीक है। तो इसको मतलब ये जो बीच बीच में मैं बोलता हूँ ना कि कोई क्वेश्चन की इंटरव्यू में पूछेंगे, इसको आप क्या करो, इसको आप रिटन डाउन किया करो कि मतलब क्या क्या इंटरव्यू में आ सकता है। वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैबल एंड वेबपैक। क्वेश्चन एक आता है बैबल और वेबपैक में क्या डिफरेंस है, वेबपैक और बैबल में क्या डिफरेंस है, वेबपैक क्या होता है और बैबल क्या होता है। देखो बैबल इज अ ट्रांसपाइलर, वेबपैक जो है वो बंडलर है। बंडलर मतलब जितनी भी आप ये मॉड्यूल्स इसमें यूज करते हो ना, जो आपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल की हुई है, आपने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ, एनिमेट, एक्सियोस, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट आइकन्स, आपने ये सारी चीजें इसमें इंस्टॉल की है ना। तो इन सारे मतलब डिपेंडेंसीज से कोड फेच करके आपके प्रोजेक्ट में डालना, ये कौन करता है, ये बंडलर करता है। यानी कि इन सारे मॉड्यूल्स को बंडल करना, इन सारे मॉड्यूल्स को आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना, ये कौन करता है, बंडलर। बंडलर है हमारे यहाँ पर अभी बंडलर कौन है, उसका नाम ही है वेबपैक। क्या नाम है, वेबपैक। वरना देखो हम रिएक्ट की जो जितनी भी मेथड्स हैं, रिएक्ट के अंदर जितनी भी ये हुक्स है, आप इसको कैसे इंपोर्ट कर पा रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स में, आप कैसे रिएक्ट का वो कोड अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हो, किसी फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हो, बाय यूजिंग इंपोर्ट। आप लिखते हो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। लेकिन अगर हमारे पास बंडलर नहीं होता तो आप रिएक्ट को अपने इस प्रोजेक्ट के साथ बंडल नहीं कर सकते थे, आप इसको अटैच नहीं कर सकते थे अपने प्रोजेक्ट के साथ। जैसे कि अगर आपने बूटस्ट्रैप से जावास्क्रिप्ट चाहिए होती थी, अगर आपने बूटस्ट्रैप से जावास्क्रिप्ट चाहिए होती तो आप किसका यूज करते हो, आप CDN लिंक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। आप CDN लिंक का इस्तेमाल करते हो ना। तो दो चीजें हैं, या तो आपने वेबपैक का इस्तेमाल करना है सो दैट आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तब तो आपको वेबपैक इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज होती है कि अगर आप डायरेक्ट सिंपल प्लेन HTML लिखना चाहते हो एंड प्लेन HTML के साथ प्लेन जावास्क्रिप्ट, अब उसमें भी आपको रिएक्ट चाहिए मान लो, या उसमें आपको कोई दूसरी कोई लाइब्रेरी चाहिए। प्लेन जावास्क्रिप्ट में हम लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट करें, वहां पर इंपोर्ट फंक्शन तो है ही नहीं, तो वहां पर हम CDN का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग CDN, जैसे आप बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हो CDN से। लेकिन यहां पर हम रिएक्ट की जावास्क्रिप्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सीधा इंपोर्ट से बाय यूजिंग बंडलर वेबपैक। और बैबल जो होता है, बैबल क्या करता है, बैबल का काम होता है ट्रांसपाइलेशन का। किसका, ट्रांसपाइलेशन का। वो काम करता है कि वो इस जावास्क्रिप्ट को, इस JSX को कन्वर्ट करता है रेगुलर JS में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बैबल। और बैबल क्या करता है, अगर आप इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, परसों आपको भी आया था नासिर ये प्रॉब्लम, आपने इसको थोड़ा पहले स्मॉल में लिखा फिर कैपिटल में लिखा, उससे थोड़ा बैबल को चक्कर आ जाता है, ठीक है, वो बैबल को चक्कर आ जाता है उससे, फिर वो मानता ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं ये स्मॉल में ही है। कभी कभी वो स्मॉल लेटर वाली को भी चला लेता है, लेकिन कभी कभी वो फंस जाता है। तो इसीलिए हमेशा इन फंक्शंस को किस में बनाओगे, कैपिटल में, वरना इसको बैबल स्ट्रिंग की तरह ले लेता है। यानी कि वो इस ऑथराइज्ड को क्या ले लेता है, एज अ वो स्ट्रिंग की तरह इसको मतलब ट्रीट करता है, अगर ये कैपिटल में नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो चलो अब हम वेरीफाई टोकन करते हैं। देखो ये वेरीफाई टोकन वाली फंक्शन जो है ना, दिस विल बी एन एसिंक फंक्शन। क्या होगी, हाँ ये एसिंक फंक्शन होगी। तो वेरीफाई टोकन क्या करेगा, ठीक है, वेरीफाई टोकन क्या करेगा। देखो वेरीफाई टोकन को कुछ नहीं करना है, उसमें हम एक एक्सियोस कॉल करेंगे। क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे कांस्टेंट res इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, और अवेट हम क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट। क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट। लेकिन वेरीफाई टोकन करने के लिए आप गेट कैसे कर सकते हो, और ऐसा कोई राउट तो हमारे पास है भी नहीं। तो हमने एक काम करते हैं, हम इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम बनाएंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट। वो हम किस पे करेंगे, URL पे कॉमा लगा के, उसके साथ हम भेज देंगे टोकन, ठीक है। तो हमने क्या भेज दिया, टोकन। हमने टोकन भेज दिया एक्सियोस डॉट पोस्ट के साथ। अब जब हमने ये भेज दिया, हम इसको लिखेंगे कि अगर सब कुछ ओके होगा, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, इफ res डॉट डेटा डॉट, या res डॉट स्टेटस लिखते हैं। देखो इफ res डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200,
यानी कि अगर स्टेटस 200 आया, एंड क्या लिखेंगे, ऐसे एंड लिख सकते हैं ना। तो रेस्ट डॉट स्टेटस अगर 200 होगा, और अगर रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज होगा क्या, इज इक्वल टू टोकन वेरीफाइड, क्या होगी, टोकन वेरीफाइड। तो ऐसे लिखेंगे टोकन वेरीफाइड। अगर ये होगा तो मैंने इसमें वैलिडेशन लगा दी कि अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 है और रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज टोकन वेरीफाइड है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। उस केस में आप कर देना नेविगेट, ठीक है। नेविगेट कहाँ करोगे आप, नेविगेट, या ऐसे करेंगे इफ रेस्ट डॉट स्टेटस, हाँ उस वक्त आप नेविगेट करो, उस वक्त आप नेविगेट करना स्लैश पर, ठीक है। वरना एल्स में आप नेविगेट करना आप फिर से यूजर लॉगिन पर, ठीक है, सही है ना। तो ये फिलहाल हमने लिखा वेरीफाई टोकन हमने एक फंक्शन बनाई और उसके अंदर हमने ये सब कर दिया। तो वेरीफाई टोकन कुछ नहीं कर रहा, वो बस एक एक्सियोस कॉल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर कि दैट वी डोंट हैव URL, ठीक है। तो मैं फिलहाल URL का वेरिएबल बनाता हूँ, उसको रखते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, हाँ। लेकिन यहाँ पर कम से कम इसका सेंस तो बन रहा है ना कि दैट वेरीफाई टोकन इज अ फंक्शन जो एक्सियोस कॉल करेगी, वहां से उसके प्रॉमिस वेट करेगी। अगर स्टेटस 200 आया, टोकन वेरीफाइड आया, तो वो नेविगेट कर देगी स्लैश पर, वरना वो नेविगेट कर देगी यूजर स्लैश लॉगिन पर। और यही फंक्शन, ये वेरीफाइड टोकन फंक्शन को मैं कॉल करूंगा SQL में, ठीक है। अब बताओ अब ये कैसे चलेगा, है ना। अगर टोकन नहीं होगा, देखो अगर टोकन नहीं होगा, पहले तो ये मतलब इसकी हायरार्की में पहले वेरीफाइड टोकन नहीं चलेगा। पता है क्यों? वेरीफाइड टोकन इज जस्ट ए फंक्शन कॉल, उसको आप यहां पे कर रहे हो। तो अगर टोकन नहीं होगा तो उस केस में तो डायरेक्टली यूजर स्लैश लॉगिन पे। अगर टोकन है तो उस केस में वेरीफाइड टोकन चलेगा। और वेरीफाइड टोकन में ऐसा है कि दैट वो टोकन ले रहा है, ठीक है ना, वो टोकन ले रहा है। और हाँ, एक काम करेंगे, हम इस टोकन को इस फंक्शन का बना देते हैं पैराम, और हम यहां पर करेंगे ऐसे टोकन, वेरीफाइड टोकन, यानी कि हम लिखेंगे वेरीफाइड टोकन। बताओ इससे क्या होगा? इससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि दैट इस यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी टोकन है। इनकेस अगर टोकन चेंज हुआ तो ये यूज इफेक्ट एक बार फिर से कॉल करेगा, ठीक है। तो आया आपको समझ? तो मैंने यहां पर लिखा टोकन, पहले हम लोकल स्टोरेज से फेच करते हैं, फिर हम लिखते हैं कि अगर टोकन नहीं है तो नेविगेट कर दो यहां पर, वरना क्या करना, वरना वेरीफाइड टोकन करना। पैराम, इसका डिपेंडेंसी यहां पर, मतलब आप डायरेक्टली, इससे क्या होता है ना कि देखो मैंने इसको दिया एक तरह से, इसको पैराम दिया, मैंने बोला कि ये फंक्शन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मैंने इसको बोला कि देखो तुम ये फंक्शन टोकन एज ए पैराम लेगी, यानी कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपने इसके अंदर टोकन पुश करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूज इफेक्ट, मुझे एक बात बताओ, यूज इफेक्ट में कौन सी ऐसी वेरिएबल है जो बाहर से आ रही है? इस यूज इफेक्ट में कौन सी ऐसी वेरिएबल है जो बाहर से आ रही है? टोकन ही है ना, टोकन ही एक वेरिएबल है जो यूज इफेक्ट के ब्लॉक के बाहर से आ रहा है। तो जो भी वेरिएबल, आप याद रखो, जो भी वेरिएबल आप यूज इफेक्ट के अंदर इस्तेमाल करो जो इस ब्लॉक के बाहर से आ रहा हो, वो हम इसको एज ए डिपेंडेंसी देते हैं। ये वैसे आप देखो इसमें वहीं से ये चीज एरर में आ गई। अब देखो वार्निंग क्या आ रही है आपको वार्निंग आ रही है लाइन नंबर 15 पर, बोलता है कि यूज इफेक्ट को ना उसको मिसिंग डिपेंडेंसी है। इसमें मिसिंग डिपेंडेंसी कौन कौन सी है? नेविगेट एंड टोकन। इसने वहीं से एरर नहीं, वार्निंग दे दी इसने मुझे एक हिसाब से। बोलता है कि एक तो आप इस ऑथराइज्ड में आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो कहीं पे यूज हुआ ही नहीं, तो रिएक्ट को इंपोर्ट मत करो। दूसरी चीज बोल रहा है कि इसकी मिसिंग डिपेंडेंसी कौन कौन सी इसकी मिसिंग डिपेंडेंसी है? नेविगेट, बोल रहा है कि नेविगेट भी मिसिंग डिपेंडेंसी, क्योंकि देखो नेविगेट और ये जो टोकन है ना, ये दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं? ये दोनों ही वेरिएबल्स कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से।
ये यूज इफेक्ट के सिंटेक्स के अंदर रूल ही है, इट्स अ रूल सेट कि जो भी वेरिएबल यूज इफेक्ट ब्लॉक्स के बाहर से आएगा उसको आप एज ए डिपेंडेंसी यूज कर लो। तो नेविगेट ना वेरिएबल, नेविगेट एक वेरिएबल है, टोकन भी एक वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल कहां से आ रहे हैं? बाहर से। ये मत इसका पार्ट है। तो आप दोनों ही नेविगेट को नेविगेट कॉमा टोकन को आप क्या बना सकते हो? इसकी डिपेंडेंसी। नेविगेट, स्पेलिंग गलत हो गई, नेविगेट। देखो मैं सेव करूंगा, वार्निंग्स हट जाएंगी। अब तो एरर आ गया, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। चलो एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड वो मसला नहीं है, ठीक है। देखो एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड, चलो एक्सियोस भी हो गया। देखो अब बोल रहा है कि इज ऑथराइज्ड में वेरीफाइड टोकन की भी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि वेरीफाइड टोकन जो है ना, वेरीफाइड टोकन इट्स अ फंक्शन, ये भी आउटसाइड फंक्शन है ना। तो आप इसको भी क्या लोगे? इस वेरीफाइड टोकन को भी आप इसकी डिपेंडेंसी लोगे। इसका मतलब अगर किसी भी फंक्शन में, यानी कि अगर देखो अगर नेविगेट वेरिएबल में चेंज आया, वेरीफाइड टोकन के अंदर चेंज आया या टोकन के अंदर चेंज आया, तो उस वक्त यूज इफेक्ट फिर से एक बार कॉल होगा। देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आपको सारी वार्निंग्स जो है ना वो क्या हो जाएंगी? वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना आपकी, ये जो है ना ये जरूरी होता है, मतलब इसको डिपेंडेंसीज देना। लेकिन आप देखो अब आपको एफिशिएंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक वी विल हैव सम प्रॉब्लम्स इन एफिशिएंसी, मतलब उसके लिए हम एफिशिएंसी हुक का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज यूज कॉल बैक। इसने वहीं से आपको वार्निंग दे दी। क्या बोलता है कि द वेरीफाइड टोकन फंक्शन मेक द डिपेंडेंसीज ऑफ यूज इफेक्ट हुक चेंज ऑन एवरी रेंडर, मूव इट इनसाइड द यूज इफेक्ट कॉल बैक, ऑल्टरनेटली रैप द डेफिनेशन ऑफ वेरीफाइड टोकन इन इट्स ओवन यूज कॉल बैक हुक। तो ये आप बोलता है कि देखो आपने वेरीफाइड टोकन को तो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, एज ए डिपेंडेंसी, लेकिन इसकी वजह से आपको री रेंडरिंग होगी, और वो री रेंडरिंग पता है कैसी होगी? वो इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट री रेंडरिंग, ठीक है। इसका इफेक्ट देख लो आप कैसा होगा। अगर हम नेटवर्क में जाए, ठीक है, और अगर हम इसको यूज करें, ठीक है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये यूज इफेक्ट, यानी कि अगर हम इस यूज इफेक्ट हुक को कहीं पे कॉल करें, अभी देखो हमारे पास यहाँ पर ये तो जाएगा नहीं वहां पे अभी, क्योंकि ये जाएगा ना user/login पे, क्योंकि जल्दी उसको कहां पे लेके आ रहा है? वापस। तो चेक करना आप, अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर आपने किसी फंक्शन को, वेरीफाइड टोकन इज अ फंक्शन, जबकि टोकन एंड नेविगेट वो जस्ट वेरिएबल्स थे, उनके अंदर हम यूज नेविगेट हुक को कॉल किए थे और लोकल स्टोरेज से टोकन को गेट किया था। इसका मतलब नेविगेट एंड टोकन जो है ना वो सिंपल थे, लेकिन जो ये वेरीफाइड टोकन है ना ये पूरी की पूरी फंक्शन है। तो अभी इससे क्या होगा कि अगर आपने वेरीफाइड टोकन को भी इसकी डिपेंडेंसी बना दिया ना, इससे कंटिन्यूअस री रेंडर होंगी, ये बार बार कॉल होगा, वेरीफाइड टोकन, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइम, सेकंड में पता नहीं कितनी रिक्वेस्ट चली जाएंगी किसको? बैकएंड को। तो इसका मतलब पॉसिबल री रेंडर्स बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए कहता है कि आप इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, इस पे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर को बढ़ाने के लिए आप वेरीफाइड टोकन को यूज कॉल बैक हुक में रखो। तो ये वार्निंग किसने दी? ये वार्निंग वहीं से आ रही है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी तो हमें यूज कॉल बैक के बारे में आपने समझा नहीं है कि व्हाट इज यूज कॉल बैक, और इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना भी होगा आपको कि असल में हो क्या रहा है, हम क्यों यूज कॉल बैक को इस्तेमाल करें। देखो प्रॉब्लम आपके सामने है, मैं बता रहा हूं कि यूज कॉल बैक से सॉल्व होगी, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि यूज कॉल बैक क्या करता है। तो फिलहाल मैं इसको वेरीफाइड टोकन इसकी डिपेंडेंसी नहीं रखूंगा, फिलहाल मैं डिपेंडेंसी के तौर पर दो ही चीज रख रहा हूं, नेविगेट और टोकन। अगर आप याद रखना, अगर आप किसी फंक्शन को यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी बनाओगे तो फिर जरूरी बनता है कि उस वेरीफाइड टोकन वाली फंक्शन को किस में रखोगे? कॉल बैक हुक में। यूज कॉल बैक भी एक हुक है। उससे क्या होता है? उससे फंक्शन की मीमोवाइजेशन होती है। क्या हो जाती है? उससे फंक्शन क्या हो जाती है? मीमोवाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि बताओ यूज कॉल बैक हुक क्यों इस्तेमाल करते हैं, What is the use of use callback? आप सिंपली कहोगे कि use callback is used for memoization of the function. अगर वो बंदा भी डेवलपर होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। आपने उसको बोलना है कि it is used for memoization of the function। यानी कि देखो अगर कोई फंक्शन पहले से ही कैलकुलेट हो चुकी है, मतलब एक फंक्शन का काम क्या होता है? कोई चीज करना। अगर वो चीज हो गई है तो रिएक्ट को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हो गया है, तो इसको फिर से कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीमोइजेशन का मतलब होता है एक तरह से मेमोरी में सेव रखना, ठीक है। मीमोइजेशन का मतलब क्या होता है? मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? रैम के अंदर। तो एक तरह से हम इस फंक्शन के रिजल्ट को मेमोरी के अंदर सेव रखते हैं सो दैट इसको यूज इफेक्ट फिर से कॉल ना कर ले। और यूज इफेक्ट को भी बोला जाता है, देख भाई इसको जो ना ये रेंडर हो चुका है, ये फिर से रेंडर करने की जरूरत नहीं है।
तो वो होता है मीमोइजेशन। तो उसके लिए आप करते हो कौन से हुक का इस्तेमाल, यूज कॉल बैक का। तो अगर आप वेरीफाइड टोकन को इसकी डिपेंडेंसी बनाओगे तो आपको जरूरी पड़ता है कि वेरीफाइड टोकन को किस में रखोगे आप, यूज कॉल बैक में। तो जब हम यूज कॉल बैक हुक को पढ़ेंगे उस वक्त हम इसको वैसा करेंगे। अब की बार देखो क्या होगा, अगर मैं अभी इसको ऐसे सेव कर दूं, ज्यादा से ज्यादा मुझे आएगा एक वार्निंग, और क्या बोल रहा है वार्निंग में, क्या बोल रहा है कि दैट वेरीफाइड टोकन को आपने डिपेंडेंसी में नहीं रखा। तो ये याद रखना, मैं फिर से बोलता हूं नासिर, आप हमेशा याद रखोगे कि यूज इफेक्ट के अंदर टोकन जो है ना, टोकन, नेविगेट, ये बाहर से आने वाले वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के नहीं थे, इस फंक्शन के अंदर मत इन वेरिएबल्स को क्रिएट किया था हमने इस, क्योंकि ये यूज इफेक्ट के अंदर ये पहली चीज क्या होती है, ये भी तो फंक्शन ही होती है ना। तो इस फंक्शन के अंदर मत आपने इन वेरिएबल्स को क्रिएट किया था, आपने इनको आउटसाइड द फंक्शन क्रिएट किया था। क्यों किया था आपने इनको क्यों ग्लोबली क्रिएट किया था, बिकॉज द रीजन इज आपको कहीं और भी इनको, मतलब आपको कहीं और पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैंने टोकन कहां बनाया था, ठीक है, अलग। देखो अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं टोकन को यहां से उठा के इधर डाल दूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, कॉन्स्टेंट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। तो बताओ टोकन कब फेच होगा लोकल स्टोरेज से, जब यूज इफेक्ट कॉल होगा। अब मत ये टोकन बाहर से आने वाला वेरिएबल है, अब आप इसको एज ए डिपेंडेंसी हटा सकते हो, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अगर आप नेविगेट हुक को भी इसी के अंदर बना लेते तो आप उसको भी ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन फिर हो सकता है ना कि अगर आप देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर मैं नेविगेट हुक को इसके अंदर बुला लूं फॉर एग्जांपल, तो फिर इस फंक्शन में आपको कहीं और पे नेविगेट करना पड़ा, तो वहां पर कैसे नेविगेट होगा, क्योंकि इनका है ना ब्लॉक स्कोप, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंट से कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होता है। दैट्स वाई अब मैं मतलब फंस गया, तो इसीलिए कॉन्स्टेंट नेविगेट को क्या करेंगे, हम बाहर ही रखेंगे, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल ही रखेंगे, क्योंकि मैं कहीं और पे भी अगर नेविगेट कल को यूज करना चाहूँ तो वो यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसको सोच के रखना, मतलब चलना पड़ता है। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होंगे तो धीरे 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 आप इसको अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है शॉर्ट में। जब आप किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हो, लाइब्रेरी का मेन मकसद यही होता है कि दैट उनके जो बनाए हुए मतलब फंक्शंस हैं, उनके बनाए हुए जो मेथड्स हैं, उनको आप वैसे ही यूज करो जैसे वो इंटेंडेड है, जैसे वो चाहते हैं, ठीक है। आप अपना तरीका इस्तेमाल नहीं कर, फिर तो अगर देखो, अगर कोई बंदा अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा है तब तो वो अपना ही फ्रेमवर्क डेवलप करेगा। बताओ नासिर। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या किया मैंने, यहां पर मैंने वेरीफाइड टोकन एक फंक्शन बनाई, एक फंक्शन जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है एंड टेकिंग टोकन एज अ पैरामीटर, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये टोकन यहां पर कैसे आएगा, है ना। आपको करने हैं ना, हमें ये चीजें समझनी है ना, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। वैसे अगर इतने कर रखे हैं, अगर ये टोकन ये तन बना हो, ठीक ना, उस केस में आएगा ना। फिर हम यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर भी हटाओ, ठीक है ना। यहाँ पर अब मत वेरीफाई, देखो वेरीफाई टोकन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, देखो जब हम वेरीफाई टोकन को कॉल कर रहे हैं, इज इट टेकिंग एनी पैरामीटर, वेरीफाई टोकन से कहा पैरामीटर हटा नहीं, तो आप ऐसे चला सकते हो। लेकिन मसला ये है कि दैट हम वैसे क्यों कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है, ठीक है, वो भी एक तरीका है। इट्स नॉट नेसेसरी। देखो अगर आपने टोकन को एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने टोकन को क्या बनाया है, एक ग्लोबल वेरिएबल, फिर तो टोकन यहां पर अवेलेबल होगा, क्योंकि इसने तो वहीं से कहा कि टोकन इज अ स्ट्रिंग। यहां पर भी देखो टोकन इज अ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब यही टोकन यहां पर भी आ रहा है। और फिर आपको वेरीफाइड टोकन के अंदर यहां पर टोकन डालने की जरूरत नहीं है, मत। और हाँ, ये चेक किया करो, ये देखो, आप इसको अच्छे से देखो, अगर अब मैं इस टोकन को यहां से हटा के, ठीक है, क्या मुझे यहां पर इसको टोकन डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, हाँ, यूज इफेक्ट में। नहीं, आप मुझे बताओ, अभी के केस में मुझे यूज इफेक्ट के अंदर टोकन की डिपेंडेंसी रखनी है, हाँ रखनी है, क्योंकि मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ नॉट टोकन, तो इसका मतलब मैं यहां पर टोकन को इसकी डिपेंडेंसी रखूंगा, ठीक है ना। अब हम यहां पर एज ए टोकन डिपेंडेंसी रख रहे हैं, ठीक है ना। अब चेक करो आप, लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं इस टोकन को ही यहां से उठा के यहां पर लेके आऊं, अब ये क्या बन गया, अब ये ब्लॉक स्कोप में है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप टोकन को डिपेंडेंसी हटा सकते हो,
हाँ, लेकिन अब इसको टोकन कहां से आएगा, है ना, है ना। देखो ये एरर मार रहा है कि बोला टोकन इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन पे, 12वीं लाइन पे। 12वीं लाइन पे टोकन डिफाइंड नहीं, क्योंकि टोकन जो वेरिएबल क्रिएट किया ना आपने इस ब्लॉक में क्रिएट किया है। तो अब क्या करोगे आप, अब हम करेंगे काम, हम बोलेंगे कि देखो भाई वेरीफाइड टोकन, ये जो फंक्शन है ना, तुम टोकन ले लेना एज अ पैराम, तुम टोकन ले लेना एज अ पैराम। अगर मैं सेव कर दूं तो एरर तो चला जाएगा, लेकिन फिर जहां पर मैं वेरीफाइड टोकन फंक्शन को कॉल करूंगा वहां पर मुझे टोकन पुश करना पड़ेगा। आया समझ, ठीक है। अब एरर भाग जाएगा। इसका मतलब दिस वेरीफाइड टोकन फंक्शन इज टेकिंग टोकन एज अ पैराम। जहां पर भी वेरीफाइड टोकन फंक्शन को कॉल करोगे वहीं पे इसके अंदर टोकन डाल देना। और देखो इसकी कलर डिफरेंट है, ये टोकन जो है ना, ये टोकन ये पैरामीटर है, ठीक है। ये आप इस जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब, ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम रखो, पैराम, ठीक है, आप इसको क्या नाम रखो, पैराम। फिर आपको यहां पर क्या पुश करना है, आप यहां पर पुश कर दो पैराम, ठीक है। और पैराम के बजाय आप यहां पर पुश कर रहे हो टोकन। हाँ हाँ, अब हमें जरूरत नहीं है ना टोकन की। अब देखो ये इसने वार्निंग दी, इसने वार्निंग दी। अब ये वार्निंग में क्या बोल रहा है, ईशावाना टोकन मिसिंग डिपेंडेंसी ना, इसने मत बोली टोकन मिसिंग। क्यों टोकन क्यों नहीं है मिसिंग डिपेंडेंसी, क्योंकि वो तो टोकन उसी के अंदर डिफाइन किया है, तो टोकन मिसिंग डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट छुआ ना कि अगर कोई भी टोकन कंपोनेंट यूज इफेक्ट फंक्शन के बाहर होगा तो उसको आप एज ए डिपेंडेंसी आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। खेल खत्म। तो अगर आपने टोकन इसी के अंदर बनाया फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप नेविगेट हुक को भी इसी के अंदर बना लेते हैं, लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कहीं नेविगेट और आप कॉल कर रहे हो तो उसमें मसला हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अब ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना। तो बात समझ गई हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो ये काम करेगा, लेकिन मसला ये है कि दैट वेरीफाइड टोकन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना कि वो कॉल किसको करेगा, क्योंकि यूआरएल अभी तक नहीं है। तो इट मीन्स हमें एक यूआरएल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यूआरएल होता ना ये वाला, दिस वन, मैं इस यूआरएल को यहां से चोरी कर लेता हूं, ठीक है। तो चलो यहां पर यूआरएल लिख लेते हैं, और ऑब्वियसली उसके रिलेटेड हमें कोई फिर बैकएंड भी बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे user/isAuth, ऐसे बनाया हमने, isAuth। क्या यूजर मतलब ऑथोराइज्ड है कि नहीं, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अगर आप चाहते, मैं एक और चीज सिखाऊंगा, यहां पर एक और चीज दिखाऊंगा। इसको मैं फिलहाल यहां पर कॉपी कर लेता हूं, दोनों ही तरीके सीख लो। मैं फिलहाल इसको कमिट आउट करता हूं। एक तरीका ये है कि आप एक्सियोस में पोस्ट रिक्वेस्ट करो और यूआरएल जो है, यूआरएल और टोकन दे दो। दूसरी चीज है कि अगर मैं गेट रिक्वेस्ट करता, क्या करता, गेट रिक्वेस्ट करता और खाली यूआरएल के ऊपर कॉल करता, क्योंकि गेट के टाइम पे आप कुछ सेंड नहीं कर सकते ना, हम गेट के टाइम पे हम वहीं से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि तुम यूआरएल के ऊपर गेट रिक्वेस्ट करो, लेकिन इस टाइम मैं इस ऑथ के साथ यहां से पैराम के अंदर टोकन भेजता हूं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डॉलर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और यहां पर आप क्या लोगे, टोकन, क्या लोगे, टोकन। और इसको क्या बनाओगे आप, इसको बनाओगे आप टेम्पलेट लिटरल। अब मुझे बताओ, अब फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि यहां से ये टोकन कहां से आएगा, क्योंकि टोकन तो आपने, देखो इसने फिर से दिया एरर, टोकन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस फंक्शन में टोकन कहां से आएगा, है ना, है ना। तो हम इस वक्त क्या कर सकते हैं कि लेट अस डू वन थिंग, इस यूआरएल को ही इसके अंदर बना लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी टोकन कहां से ले रहा है। अब एक चीज है कि इस वाले फंक्शन में, दिस फंक्शन इसमें जो यूआरएल था ना, आप यूआरएल को बाहर बना सकते थे फंक्शन के बाहर, ठीक है, या आप यहां पर भी अगर कोशिश करते हो तो यहां पर भी आप यूआरएल को इसके अंदर ही बना लेते, कोई मतलब ये नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आपने टोकन सेंड नहीं करना था, ठीक है ना। देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें आप इस ऑथ वाले राउट पे कॉल करोगे, लेकिन टोकन आप किस में भेजोगे, axios.post के साथ। यहां पर मैं पैराम में भेज रहा हूं, तो दोनों ही सेम है। अब इस केस में इट विल बी अ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड इन दिस केस इट विल बी अ
गेट रिक्वेस्ट। एंड यहां पर मैं टोकन भेज रहा हूं पैराम्स में, यहां पर मैं टोकन भेज रहा हूं एज अ डेटा इन द पोस्ट फंक्शन। ठीक है, पोस्ट जो execs.post है उसमें मैं टोकन भेज रहा हूं एज अ डेटा। ठीक है, दोनों ही काम करेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे नाउ द URL, चलो यूजर इज ऑथ पे अगर हो गई मतलब फंक्शन, तो ऑब्वियसली इट विल गिव एन एरर, बोलेगा कि ऐसा तो कोई राउट ही नहीं है, ऐसा कोई राउट ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाँ अभी तो टोकन ही नहीं है ना, अभी देखो टोकन मत है, टोकन मत है ही। अब अगर टोकन नहीं है तो आपको नहीं लगता ये यहां पर ही खत्म हो जाएगा? तो यहां पर हम ऐसे लिखे रिटर्न, इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, तो इफ नॉट टोकन, इफ नॉट रिटर्न नेविगेट यूजर लॉगिन, आगे जाना भी नहीं। बताओ ये वेरीफाई टोकन फंक्शन कब चलेगी? ये तो तब चलेगी ना कि जब टोकन होगा, है ना। चलो अगर टोकन होगा तो उस वक्त एक गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी, सही है ना, उस वक्त एक गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो चलो आप बैकएंड पे जाते हैं और बैकएंड में ऐसा ही एक राउट बनाते हैं। ठीक है, तो ये यूजर के राउट्स हो गए। अब हम यहीं पे बनाएंगे, अब हम बनाएंगे app.get, ठीक है, app.get, और यहां पर बनाएंगे /user, फिर /is authorized, ऐसा ही कुछ बनाया था ना हमने, हाँ, यूजर इज ऑथ, हाँ, यूजर इज ऑथ, उसके बाद उसमें था टोकन इज ऑथ, और फिर बताओ ये क्या थी, /is, फिर इसके बाद टोकन आ रहा है ना, क्योंकि इसमें यूजर आईडी नहीं आएगी, इसमें टोकन आएगा। और आपने जरूरी है यहां पर इज ऑथराइज्ड नाम से कोई फंक्शन चलानी पड़ेगी। तो यहां पर भी मैं एक इज ऑथराइज्ड फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर भी एक फंक्शन क्या बना ली, इज ऑथराइज्ड। देखो सेव करूंगा एरर आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इज ऑथराइज्ड नाम की कोई फंक्शन है ही नहीं। लेकिन इसको आप कंट्रोलर्स में नहीं बनाओगे, इसको आप यहां पर एक फोल्डर बनाओगे, आप यहां पर ऑथराइज्ड या यूटिल्स नाम के कुछ भी बना लो, यूटिल्स बना लेते हैं, यूटिलिटीज है, चलो है यूटिल्स में हमने क्या रखी है, यूटिल्स में हमारे पास है नोड मेलर, नहीं यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चलो थोड़ा डिफरेंट करते हैं यहाँ पर, इसको हम रखेंगे ऑथ नाम के फोल्डर में। किसमें? तो हमने यहाँ पर ऑथ नाम का एक फोल्डर बनाया और वहां पे हमने रखा is auth.js, क्या बनाया, is authorized.js। ठीक है, तो ठीक है, is authorized.js, और यहां पर अब आप इस फंक्शन को बनाओगे, तो आप लिखोगे constant is auth authorized, constant is authorized is equal to async, और async में क्या लिखोगे आप, request और response, और फिर लिखोगे आप which implies to curly braces, और यहां पर आप बाज़ाब्ता क्या करोगे, try catch console.error, ठीक है ना। और यहां पर हम एक और केस करेंगे, दैट इज module.exports इज इक्वल टू is authorized, है ना, is authorized। तो ठीक है, यहां पर करली ब्रेस में ऐसे is authorized लिख लो। और हाँ, index.js में अब इस is authorized को यहां पे कॉल भी कर लो, ठीक है, is authorized को कॉल भी कर लो, ठीक है ना। इसके मैंने पहले ही कहा कि इसके बहुत सारे तरीके, आगे जाकर मैं आपको और भी इसमें और चीजें दिखाऊंगा। तो ठीक है, अगर टोकन वेरीफाई करना है तो इस तरह से इज ऑथराइज्ड वाले इस पे चले जाओ, ठीक है, ठीक। अब इज ऑथराइज्ड में क्या होगा, देखो इज ऑथराइज्ड वाला पहले ही बोलेगा मुझे टोकन दे दो, क्योंकि इज ऑथराइज्ड का काम है टोकन को वेरीफाई करना। क्यों? क्योंकि टोकन जनरेट भी इसी ने किया था। देखो जिसने टोकन जनरेट किया होगा वही तो वेरीफाई करेगा ना। देखो अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल किसी आइडेंटिटी कार्ड पर क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली वही तो वेरीफाई कर सकता ना, या उसने जिस बंदे को बोला होगा कि तुम देख लेना कि मैंने ही साइन किया है कि नहीं। तो टोकन इज इक्वल टू, कहां से मिलेगा टोकन, देखो टोकन आ रहा है कहां से, पैराम से। तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स जो है वहां से टोकन आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर टोकन नहीं है, अगर मान लो इस फंक्शन इज ऑथराइज्ड फंक्शन को किसी ने कॉल किया एंड टोकन नहीं है, अगर टोकन नहीं है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इट्स अ प्रॉब्लम, है ना। वैसे फ्रंट एंड पे ये रिक्वेस्ट कब होगा, जब टोकन होगा, क्योंकि वहां पर भी आपने इफ एल्स कंडीशंस लगाई हुई है ना।
आपको पता है कि वहां पर अगर टोकन नहीं होगा तो वो तो डायरेक्टली ले जाएगा कहां पे, यूजर लॉगिन पे। क्या उस वक्त वो फंक्शन कॉल होगी ना, तो यहां पर तो रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी। लेकिन इन केस मान लो अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करके किसी तरह से इसको रिक्वेस्ट भेज दी, तो हम पहले लिखेंगे कि इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं है तो तुम क्या करना, तुम रेस्पॉन्स में चला लेना, कुछ रेस्पॉन्स डॉट जेसन वेसन करके बोल देना नहीं। यानी कि इसका मतलब हो गया सिक्योरिटी लेवल को हमने इंक्रीज कर दिया एक तरह से। एक तो वहां से भी हम जाने नहीं देंगे, और अगर किसी ने कर भी दिया तो यहां पर भी हम मानेंगे नहीं। देखो मत होने दो एग्जीक्यूट, मत होने दो एग्जीक्यूट। लेकिन द रीजन इज कि एक डेवलपर क्या होता है, ऑब्सेसिव। वो सारे मेथड सोच के रखता है कि जो एक हैकर सोच सकता है। मान लो आपने क्या करना है, आपने ऐसे सोचना है कि अगर ऐसे हुआ तो, अगर ऐसे हुआ तो, अगर ऐसे हुआ तो। इसमें जरूरी तो नहीं है कि सारी अगर वाली कंडीशंस ट्रू हो जाए। इफ का मतलब ही है इफ, है ना। इफ का मतलब क्या है कि अगर हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लगभग हर कोई चीज पहले से ही, हर कोई सिनेरियो हम पहले से सोच के रखते हैं कि अगर बंदे ने ईमेल नहीं भेजा, अगर बंदे ने पासवर्ड गलत दिया, अगर बंदा होगा ही नहीं हमारी डेटाबेस में, आपको लगता है कि दैट किसी भी कंट्रोलर में सारे इफ कंडीशंस एग्जीक्यूट होते हैं? नहीं, मत। लेकिन इन केस अगर हुए तो, हाँ, तो डेवलपर जब कंट्रोलर्स लिखते हैं ना, जो बैकएंड डेवलपर्स कंट्रोलर लिखते हैं, उनको ये नहीं पता फ्रंट एंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको देखना होता है अपना, उसको नहीं पता फ्रंट एंड डेवलपर ने वहां पर क्या लॉजिक लिखा है। ये तो हमको पता है क्योंकि हम फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, तो हमें पता है फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, बैक एंड में क्या चल रहा है। लेकिन बैक एंड वाले को अपना सिक्योर करना है। वो पहले ही बोलेगा कि अगर नहीं है तो क्या करोगे। देखो अब हम एक और यहां पर काम करते हैं। मैं यूटिलिटीज में जाता हूं, मैं आज एक यूटिलिटी क्रिएट करता हूं, ठीक है। उसका नाम मैं रखूंगा मैसेज हैंडलर। क्या नाम रखूंगा? मैसेज हैंडलर। एक यूटिलिटी में क्रिएट करता हूं मैसेज हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है। यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मैसेज हैंडलर। क्या बनाया मैंने? मैसेज हैंडलर। और ये क्या फंक्शन होगी, इसको एसिंक बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। इन केस आदत हो गई है, ठीक है, विच इंप्लाइज टू करली ब्रेसेस। अब देखो इस एसिंक फंक्शन में मैं चाहता हूं ये ले पैरामीटर रेस, ठीक है। ये पैरामीटर क्या लेगा? रेस स्टेटस, रेस स्टेटस मैसेज पेलोड। क्या लिखा मैंने? रेस स्टेटस मैसेज पेलोड। मतलब एक फंक्शन है मैसेज हैंडलर करके, वो ये 4 पैरामीटर्स ले रही है। और ये 4 पैरामीटर्स लेने के बाद वो रिटर्न क्या कर रही हैं? वो रिटर्न कर रही हैं रेस डॉट, ठीक है, रेस डॉट स्टेटस। क्या रिटर्न कर रही हैं? मैंने वैसे पी भी नहीं, रेस डॉट स्टेटस, ठीक है। क्या है? रेस डॉट स्टेटस। और स्टेटस में हम भेज देंगे स्टेटस को, कौन से वाले स्टेटस को? जो ना ऊपर पैराम है, ठीक है, कॉमा सॉरी डॉट जेसन। क्या लिखेंगे? जेसन। जेसन को कॉल किया। जेसन में क्या भेजते हैं हम अक्सर? मैसेज। तो मैं इसको बोलता हूं कि देखो मैसेज की के अंदर, मैसेज की के अंदर मैसेज भेज देना। कौन सी वाली मैसेज? ये वाला, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं इनको लिख रहा हूं, जैसे मैंने रेस लिखा, स्टेटस लिखा, मैसेज लिखा, तो ऊपर के वो पैरामीटर्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है? पेलोड। तो फिर आप इसको बोलना कि देखो भाई पेलोड के अंदर भेज देना पेलोड। तो ऐसे लिखा मैंने। यानी कि एक मैसेज हैंडलर नाम से एक फंक्शन है जो रेस स्टेटस मैसेज पेलोड लेगी और रिटर्न क्या करेगी? रेस डॉट स्टेटस स्टेटस जेसन, ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, मैसेज हैंडलर, ठीक है ना। एक्सपोर्ट हो गया। अब चेक करो मैं इस फंक्शन में क्या लिखूंगा। मुझे है ना यहाँ पर इफ नॉट टोकन, अक्सर मैं वहां पे क्या लिखता हूं फिर? इफ नॉट टोकन तो रेस डॉट स्टेटस डॉट, मुझे बार बार वो लिखना पड़ता था। मैंने उसकी फंक्शन बना दी। क्या बना दी? अब मैं क्या कॉल करूंगा यहां पर? मैं कॉल करूंगा मैसेज हैंडलर को। क्या करूंगा कॉल? मैसेज हैंडलर में क्या क्या जाते हैं? 4 पैरामीटर्स जाते हैं। पहले तो जाएगा रेस,
ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, स्टेटस कोड। देखो स्टेटस कोड जाएगा 400, और मैसेज क्या जाएगी, लिखो डायरेक्टली मैसेज लिखो स्ट्रिंग। क्या लिखोगे मैसेज, नो टोकन डिटेक्टेड। हाँ, क्या लिखेंगे मैसेज, नो टोकन डिटेक्टेड, तो टोकन डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा क्या है, पेलोड। जरूरी नहीं है कि आप चारों के चारों पैरामीटर सेंड कर दो। इस मैसेज हैंडलर के कितने पैरामीटर्स हैं, 4, मैं उसमें से 3 यूज कर रहा हूं। तो इट इज नॉट नेसेसरी, जावास्क्रिप्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप सारे पैरामीटर्स भेज रहे हो कि नहीं। यही चीज इसकी ताकत भी है और यही चीज इसकी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे आसान हो जाएगा, आप समझ गए, ठीक है। अब मुझे क्या हो जाएगा, आसान। एवरी टाइम जब भी मुझे यहां पर रेस्पॉन्स भेजना होगा, आई विल नॉट राइट दैट रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट मैसेज, है ना, रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट, फिर क्या लिखते थे हम, जेसन के अंदर मैसेज के अंदर फिर बाकी चीजें नहीं, मैं जस्ट मैसेज हैंडलर को कॉल करूंगा। तो ये ज्यादा फीजिबल होगा, ठीक है। ओके, अब जरा बताओ, इफ नॉट टोकन तो हो गया, नॉट टोकन का तो हो गया। अगर अब है और हाँ मैसेज हैंडलर के सामने आप क्या लगा दोगे, रिटर्न, तो इसका मतलब कोड फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगर अब टोकन है तो इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे कांस्टेंट वेरीफाई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कांस्टेंट वेरीफाई टोकन। तो वेरीफाई कैसे करोगे आप, कांस्टेंट वेरीफाई टोकन। देखो वेरीफाई करने के लिए वी नीड JWT, क्योंकि जो टोकन है ना वो बनाया था हमने किससे, वो हमने बनाया था जेसन वेब टोकन। आपको याद होगा जब हमने JWT का इस्तेमाल किया था लॉगिन के टाइम पे हमने टोकन क्रिएट ही किया है बाय यूजिंग द JWT। तो अब हम यहां पर JWT को ऐसे लिखेंगे, JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है। इसमें आप क्या रिक्वायर करोगे, इसमें आप रिक्वायर करोगे जेसन वेब टोकन। अब JWT आ गया, तो बताओ मैं अवेट JWT डॉट, अब जब JWT डॉट करोगे ना तो उसमें आता है एक वेरीफाई। जैसे वहां पर साइन हुआ था, लॉगिन के टाइम पे साइन हुआ था, तो अब की टाइम पे क्या होगा, वेरीफाई, JWT डॉट वेरीफाई। अब ये वहीं से बोल रहा है कि पहले तो टोकन दे दो, क्योंकि जिस चीज को मुझे वेरीफाई करना है वो दे दो, ठीक है, ले लो भाई टोकन, ठीक है। तो अगर टोकन होगा तो वेरीफाई टोकन फंक्शन चलेगी। तो अवेट JWT डॉट वेरीफाई टोकन। दूसरी चीज क्या होगा, देखो दूसरी चीज ये बोलता है कि हमें दे दो वो सीक्रेट की जिससे आपने इस टोकन को एक बार बनाया था, जिससे आपने इसको साइन किया था। तो इट मींस वी नीड अ सीक्रेट की। तो कांस्टेंट सीक्रेट की। अब सीक्रेट की क्या है, देखो जाओ कहां पे, जाओ वापस कंट्रोलर्स में, कौन से वाले, यूजर कंट्रोलर में। वहां पर देखो साइन इन के टाइम पे कौन सी की डाली थी आपने। इसको बंद करता हूं मैं, लॉग इन को ओपन करते हैं। देखो लॉग इन के टाइम पे वी वर हैविंग a key, this one, देखो है ना, the same key should be here, सही है ना। इसका मतलब जिस सिग्नेचर से हमने उस JWT टोकन को साइन किया था वही सिग्नेचर कैपेबल होगा उसको वेरीफाई करने के लिए। और अगर ये वेरीफाई हो गया तो दिस वेरीफाइड टोकन विल रिटर्न ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इसको एक तो आप ऐसे कर सकते हो अवेट लगा के। दूसरी आप देखो ये बोलता है कि JWT.verify इज नॉट सपोर्टिंग दिस अवेट, बिकॉज पता है JWT वैसे भी सिंक्रोनसली काम करता है, जब तक कि वेरीफाई होगा नहीं छोड़ेगा नहीं, तो उस पर अवेट लगाने से कोई फायदा है भी नहीं। तो अगर मैं यहां पर अवेट हटा दूं, ठीक है, देखो ये ऐसी बात है ना कि दैट आप किसी गेट पर खड़े हो और आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक हो रहा है, सामने मिलिट्री है ना, ये ऑपरेशन तो बजात खुद क्या है, सिंक्रोनस, क्योंकि ये लोग तब तक कहां छोड़ेंगे आपको जब तक आप वेरीफाई नहीं हो जाओगे। तो इस पर अवेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो है ना, वेरिफिकेशन का मतलब ये कि जब तक ये होगा नहीं आगे सारे प्रोसीजर्स बंद, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा, JWT.verify टोकन सीक्रेट की, है ना, मैंने अवेट नहीं लगाया। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं तो अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप देखना वेरीफाई टोकन क्या रिटर्न करेगा, वेरीफाई टोकन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ वेरीफाई टोकन, अगर वेरीफाई टोकन हो गया तो तुम क्या करना, कर लेना कुछ, क्या करोगे, रिटर्न करोगे एक मैसेज हैंडलर। देखो अब आपका कोड थोड़ा आसान हो जाएगा मैसेज हैंडलर की वजह से। मैसेज हैंडलर में क्या रिटर्न करोगे, रेस 200, क्या सेंड करोगे 200, और वो मैसेज जो जिसका इंतजार फ्रंट एंड को भी है,
क्योंकि फ्रंट एंड भी क्या किसका वेट कर रहा है, रेस्ट डॉट, वो मैंने दो कंडीशंस वहां पे लिखी थी, एक तो स्टेटस कोड 200 होना चाहिए और मैसेज होनी चाहिए टोकन वेरीफाइड। तो अगर मैं चेक करूं, वापस जाऊं वहां पर इज ऑथराइज्ड में, तो देखो मैंने इसको लिखा कि अगर स्टेटस 200 होगा, ठीक है, और मैसेज क्या होगी, टोकन वेरीफाइड, तभी तुम इसको नेविगेट कराना स्लैश पर, वरना फिर से फेंक देना किधर, यूजर स्लैश लॉगिन पे। तो इसका मतलब यही मैसेज आप इसको ये सेंड करेगा। लेकिन देखो ये मैसेज तभी जाएगी ना जब ये वेरीफाई हुआ होगा, ठीक है, जब टोकन वेरीफाई हुआ होगा तभी तो ये मैसेज आएगा। तो बस इतना सही है। एल्स में क्या बोल देना आप, देखो एल्स में आप कर देना काम, एल्स में भी रिटर्न ही लगा दो भाई, ऐसे ही रिटर्न, ठीक है, रिटर्न मैसेज हैंडलर। लेकिन आपकी बार क्या भेज दोगे, आपकी बार भेज देना 401, क्या भेज देना 401, और बोलना अनऑथराइज्ड। क्या लिखना, इसमें दो और होते हैं, या तो होता 401 या तो होता 403। तो 403 का मतलब भी मैं अभी देख लेता हूं, मुझे याद नहीं अभी, अनऑथराइज्ड। तो आपने क्या लिखा इसको, अनऑथराइज्ड। तो इसका मतलब अगर टोकन वेरीफाई नहीं हुआ तो तू बहरूपिया है ना, तू पता नहीं किसी और का टोकन चोरी करके आया है, ये टोकन तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, ये तो हमारे स्कूल का कार्ड ही नहीं है, आप कहाँ हमारे स्कूल में घुस रहे हो, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो व्हाट इज 401 एंड 403। 401 देखो 401 एंड 401 एरर क्या होता है वैसे, देखो 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड, ठीक है, 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड। दूसरा होता है 403, 403 का मतलब होता है ये क्या है, 403 का मतलब है फॉरबिडन, क्या है, फॉरबिडन। तो फॉरबिडन भी चलेगा और 401 भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे, दोनों का मतलब आप थोड़ा बहुत सेम ही है। 403 फॉरबिडन, ठीक है। फॉरबिडन पता है कौन होता है, फॉरबिडन होता है जिसको बाहर ही रोकोगे, ठीक है यानी कि वो बंदा जिसके पास टोकन ही नहीं है, उसका क्या वेरीफाई हो करोगे, वो तो पहले ही से ही फॉरबिडन है। तो 403 इज फॉरबिडन एंड 401 इज अनऑथराइज्ड। तो ठीक है, मैंने सही लिखा था, आया समझ आपको। तो ये हो गई हमारी मतलब एक फंक्शन यहां पर इज ऑथराइज्ड फंक्शन, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टोकन ले रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम से, सीक्रेट की ले रहे हैं, रैंडम सा कोई सिग्नेचर मैंने क्रिएट किया, रैंडम वर्ड एक्ट्स एज अ सिग्नेचर। तो फिर टोकन अगर नहीं होगा तो बोलना नो टोकन डिटेक्टेड, वेरीफाइड टोकन हो जाएगा तो ठीक, बोलना टोकन वेरीफाइड। यहां पर भी इसके दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके। एक और लिखता हूं मैं यहां पर, चलो एक काम करते हैं, या तो आप ऐसे करोगे, या तो आप टोकन वेरिफिकेशन क्या करोगे, ऐसे। ऑब्वियसली टोकन वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड टोकन विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर टोकन वेरीफाई हुआ तो वेरीफाइड टोकन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर नहीं हुआ तो वेरीफाइड टोकन विल रिटर्न फॉल्स, उस केस में क्या जाएगा, अनऑथराइज्ड, और ट्रू के केस में जाएगा टोकन वेरीफाइड। चलो एक और तरीका देखते हैं, अगर लिखेंगे JWT डॉट वेरीफाई, JWT डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई में क्या जाएगा, पहला आइटम टोकन, दूसरी चीज क्या जाती है, सीक्रेट की, है ना, तीसरी चीज इसमें जाती है कॉल बैक, तीसरी चीज ये क्या लेता है, एक कॉल बैक। आप इसमें कॉल बैक भी डाल सकते हो आप चाहो तो, ऐसे, यानी कि इसमें जाएगा फंक्शन। और आपको पता है उस फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, क्योंकि JWT वेरीफाई जो कॉल बैक रिटर्न करता है ना, ये कॉल बैक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो जो भी कोई फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी वो भी तो प्रॉमिस ही होता ना, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो ईदर इट विल बी एरर, ठीक है, एरर किस केस में होगा, या तो ये रिजॉल्व होगा, या तो एरर होगा या तो रिजॉल्व होगा। हम लिख सकते थे रिजेक्ट रिजॉल्व, ठीक है, आप लिख सकते थे रिजेक्ट रिजॉल्व। देखो इसमें आप ऐसे लिखो, इसमें हम लिख सकते हैं कि देखो अगर एरर होगा, ठीक है, तो तुम बोल देना, आपको पता ये नो टोकन, अगर नो टोकन होगा तो वही हो गया ना हमारा 403। देखो ये बात मुझे याद आ गई, अगर टोकन नहीं होगा तो 403 वही तो होता ना, नो टोकन डिटेक्टेड वही होता है हमारा फॉरबिडन। देखो ये सही है, ठीक है, ये दिमाग में घूम रहा था मेरे। तो इफ एरर, अगर एरर है तो तुम उस केस में क्या भेज दोगे, उस केस में तुम ये वाला रिटर्न भेज दो, रिटर्न मैसेज हैंडलर रेस 401 अनऑथराइज्ड। और अगर ये एरर नहीं होगा तो ऑब्वियसली रिजॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर एरर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर टोकन वेरीफाई हुआ होगा। तो उस केस में आपको पता है रिजॉल्व में क्या सेव होता है,
हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो एल्स क्या कर लेना, एल्स कर लेना दिस वन। तो इसमें और इसमें देखो फर्क क्या है, काम सेम है, अलबत्ता यहां पर आप उसको वेरीफाइड टोकन में सेव कर रहे हो। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो ये करना, फॉल्स रिटर्न किया तो ये करना। इसमें क्या है, इसमें jwt.verify टोकन सीक्रेट की, फिर इसमें क्या चलाया, कॉल बैक। लेकिन इसमें एक फायदा है, आप बताओ टोकन का पेलोड क्या था, आप इजीली इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, आप याद रखना कांस्टेंट यूजर आईडी, क्या लिखोगे, कांस्टेंट यूजर आईडी, वो होती है रिजॉल्व के अंदर जो आपने सेव रखा था। रिजॉल्व के अंदर भी एक आईडी सेव है, किस नाम से है वो पता चलेगा आपको लॉगिन के टाइम पे आपने किस नाम से सेव रखी थी। देखो आपने यूजर आईडी साइन की थी ना, आपने जब टोकन क्रिएट किया था उस वक्त आपने क्या किया था, jwt.sign, आपने एक यूजर आईडी उसमें सेव की थी। आपने टोकन के अंदर क्या सेव किया था, यूजर आईडी सेव किया था। तो आप इजीली उस यूजर आईडी को अब एक्सेस कर सकते हो। कैसे, यूजर आईडी इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट, आपने इस नाम से सेव की थी तो इसी नाम से एक्सट्रैक्ट करोगे। तो आप लिख रहे हो कांस्टेंट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब जब आपने ऐसा किया कांस्टेंट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिजॉल्व डॉट यूजर आईडी, इसका मतलब टोकन जब वेरीफाई होता है ना, वो एक तरह से एक बॉक्स की तरह खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर जो भी सेव होगा उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना तो इजी तरीका कौन सा है, ये वाला। और देखो क्या मैं फोर्थ पैरामीटर में वो यूजर आईडी एज ए पेलोड नहीं सेंड कर सकता, तो ठीक है मैंने फोर्थ पैरामीटर में यूजर आईडी भेज दी। तो अगर आप इस वाले को चलाओगे, लाइक मान लो अगर मैं इसको कमिट आउट कर दूं, ठीक है, और आप ये वाला कोड चलाओगे, इसमें क्या होगा कि JWT वेरीफाई होके अगर एरर आएगा तो अनऑथराइज्ड, अगर एरर नहीं है तो उस केस में टोकन वेरीफाइड मैसेज जाएगी और उसके साथ पेलोड के अंदर जाएगी यूजर आईडी, पेलोड के अंदर क्या जाएगी, यूजर आईडी। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा, पता है क्यों, इट मीन्स द यूजर आईडी जो है ना वो आपको लॉगिन के टाइम पे सेव करने की जरूरत नहीं है। लॉगिन के टाइम पे द ओनली थिंग यू वांट टू सेव इन द लोकल स्टोरेज इज टोकन। यूजर आईडी तो आप यहां से भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसको हम और भी ज्यादा एनहेंस करेंगे, अभी हमने बहुत सारी चीजें इसमें करनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो यूजर आईडी ऐसे कर दी मैंने। ठीक है, तो फिलहाल मैं यूजर आईडी किस में भेज रहा हूं, पेलोड के अंदर। चलो अब ये हो गया, अब देखते हैं क्या ये काम करेगा कि नहीं, है ना। अब तो सब कुछ टेस्टिंग ही पे डिपेंड करेगा ना। तो जरा एक काम करते हैं, पहले थंडर क्लाइंट पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, थंडर क्लाइंट पे टेस्ट करते हैं। तो थंडर क्लाइंट, भाई थंडर क्लाइंट को हमने बहुत टाइम से यूज नहीं किया, तो क्या करोगे यहाँ पर आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट बनाओगे, है ना, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम चेंज कर देंगे, हम इसको हम रीनेम भी करते हैं, उसको हम नाम रखेंगे इज ऑथराइज्ड, है ना, इज ऑथराइज्ड। तो ठीक है, इज ऑथराइज्ड। बताओ इसके, ये तो एक गेट रिक्वेस्ट है ना, इज ऑथराइज्ड एक गेट रिक्वेस्ट है। तो क्या आपने इसमें कुछ सेंड करने की जरूरत है, नहीं, आपने इसमें सिर्फ लिखना है यूजर क्या, यूजर क्या, फिर उसके बाद यूजर इज ऑथ, उसके बाद एक टोकन। ठीक है, यूजर इज ऑथ, उसके बाद एक टोकन, इज ऑथ, उसके बाद एक टोकन। अब टोकन नहीं हमारे पास, तो ठीक है टोकन भी लेके आते हैं। देखो भाई लॉगिन करते हैं, अगर मैं इसको लॉगिन करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बोलेगा पासवर्ड ही नहीं है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, लेकिन हमने तो उसको शायद डिलीट किया था ना। अब ये पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, चलो लेट अस हैव दिस 5 4 3 2 1। ठीक है, सेंड कर देते हैं, नहीं सही नहीं है, रजिस्टर करते हैं हम एक और को 36, चलो हम इसको करते हैं 36 वाले को कराते हैं। ठीक है, 30 या 36, चलो 36 ही करते हैं। ठीक है, 36 वाले को रजिस्टर कराते हैं, तो बोलता है यूजर क्रिएटेड, हालांकि मैंने परसों 36 को फ्रंट एंड से डिलीट कर दिया था, आज मैंने फिर से क्रिएट किया, फिर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ठीक है, ये सही जा रहा है। लॉगिन में भी आप किसको करोगे, 36 को ही। चलो लॉगिन करते हैं, लॉगिन के टाइम पे यू आर गेटिंग ए टोकन, तो बस इस टोकन को यहां से उठा लो। ठीक है, टोकन को यहां से उठा लो, उठ जा भाई। ठीक,
ठीक है, ओके। ये फ़ायदा जो है ना, ये फ़ायदा कंपनी में जाके पता चलेगा आपको, क्योंकि आपने किसके हिसाब से काम करना है, मतलब नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वो जो है ना कि मैं नहीं करूँगा या मुझे नहीं आता, ठीक है। ये जो वो मतलब जो रूल्स है ना, कल को आपको इंटरव्यू में बोलेगा बताओ रिजॉल्व से आईडी निकाल के, फिर आप बोलोगे कि सर ने शायद बताया नहीं उस वक्त, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, मुझे सारी चीज़ें बोलनी है, ठीक है। करने को तो हम कोई दूसरा ही फ्रेमवर्क यूज़ करें, मैं फिर बोलूँगा कि ना .NET अच्छा है या मैं बोलूँगा जावा अच्छा है, लेकिन हमें क्या है, हमें करना है। चलो ये हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो इसने एरर भेज दिया, ठीक है। इसने सीधा सीधा बोला अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ द जेसन इनपुट। आपने जेसन इनपुट, तो मैंने जेसन इनपुट क्यों सेंड करना था भाई, ठीक है, मैंने तो जेसन इनपुट सेंड ना करना था। टेक्स्ट बॉडी, ओके, हमने कुछ सेंड नहीं करना, सेंड, हाँ देखो टोकन वेरीफाइड, असल में ये बॉडी के अंदर कुछ जा रहा था, ठीक है, तो इस वजह से एरर था। देखो जैसे ही मैंने सेंड कर दिया तो उसने क्या दिखा, टोकन वेरीफाइड, एंड टोकन वेरीफाइड हुआ तो पेलोड के साथ इसने क्या भेज दिया आपको, इसने यूजर आईडी भी भेज दी, ठीक है। तो इसका मतलब दिस एपीआई इज वर्किंग। इसको हम सेव करेंगे इस एपीआई को एंड इसको बंद करके रखेंगे, यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद। इसका मतलब हुआ कि लॉगिन के टाइम पे जो टोकन जनरेट होता है उसके अंदर पेलोड के अंदर आईडी सेव होती हैं, उसको निकाल के आप वो आईडी भेज सकते हो कहाँ पर, फ्रंट एंड को, ठीक है। चलो ये सही है। अब देखते हैं कि फ्रंट एंड वाला पार्ट क्या कर रहा है। फ्रंट एंड वाले पार्ट को अब देखेंगे हम। अब हम एक लॉगिन करेंगे पहले, चलो लेट अस गो टू द क्रोम। अब हम इसको यहाँ से टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो F12 प्रेस करके मैं नेटवर्क को ओपन रखूँगा। ईमेल होगी हमारी यही इरफान यूसुफ 36@gmail.com, ठीक है। एंटर पासवर्ड 54321। चलो लॉगिन करते हैं। देखो लॉगिन हो गया, ठीक है, लॉगिन हो गया, ठीक है। देखो इसने लॉगिन किया, लॉगिन भी हुआ एंड एट द सेम टाइम फिर इसने गेट यूजर को भी कॉल किया, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है इरफान यूसुफ, यहाँ पर भी आ गया वेलकम इरफान। तो इसका मतलब 2 एपीआई कॉल होगी, मेरे लॉगिन करने से 2 एपीआई कॉल होगी, तो खुद लॉगिन एपीआई और दूसरा गेट यूजर वाली। और अब हम देखते हैं कि क्या हमें एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में इसको सेव है। हाँ एग्जैक्टली सेव है। अगर मैं अब जाऊँ किस पेज पे, यूजर क्या था उसका नाम, यूजर सिक्योर प्रोफाइल, ये पेज, ठीक है। देखो ये खुल तो गया, लेकिन फिर इसने मुझे बाद में किस पेज पे भेज दिया, स्लैश पेज पे। तो ये बिहेवियर हमें देखना है कि ये क्यों गया वहां पे। और नेटवर्क को भी आप ओपन करके रखो, ये क्यों चला गया वहां पर, तो देखते हैं क्या मसला हुआ होगा। हम इसको लिखते हैं कि देखो अगर rest.status 200, हाँ ये तो सही है ना, ये सही, क्यों हम ही ने इसको बोला कि तुम नेविगेट यहाँ पे करना, लेकिन हमें असल में नेविगेट कहाँ पे इसको कराना है, हमें इसको नेविगेट कराना है यूजर सिक्योर प्रोफाइल पे। कहाँ पे, यूजर सिक्योर, यही था उसका नाम, ठीक, यूजर सिक्योर प्रोफाइल, हाँ। तो ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम फिलहाल। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा सिक्योर प्रोफाइल पे जाएगा, लाइक अगर कोई भी यूजर, ठीक है, सिक्योर प्रोफाइल पे जाएगा तो वो इस पेज को देख सकता है, ठीक है, इस पेज को वो देख सकता है। क्यों, क्योंकि अब की बार इसके पास टोकन है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा कि दैट ये तो यहीं पे खत्म हो गया। इफ नॉट टोकन नेविगेट टू यूजर लॉगिन एल्स वेरीफाई टोकन, ठीक है। तो टोकन वेरीफाई होने के बाद तो फिर तो ये एपीआई कॉल हो गई होनी चाहिए, है ना, और वहां पे इसका रेस्पॉन्स आ गया होगा क्या, 200 टोकन वेरीफाइड। देखते हैं ये हुआ कि नहीं। नेटवर्क में तो हाँ देखो नेटवर्क में हो गया है ना, रेस्पॉन्स में क्या आ रहा है ना, ये वाली एपीआई फर्स्ट वाली टोकन वेरीफाइड पेलोड दिस, ठीक है। इसका मतलब आपको पेलोड में भी आप अगर आप चाहो तो यहाँ से भी यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो वहाँ पर तो चल ही रहा है ना अपना। देखो यूजर आईडी सेम है 7F7, यहाँ पर है क्या लास्ट में 16CF, और नेटवर्क के रेस्पॉन्स में देखो 16C7F। इसका मतलब सेम बंदा लॉगड इन भी है और सेम आईडी हमको कहाँ पर मिली, सेम आईडी हमको टोकन को रिजॉल्व करने पर भी मिली, ठीक है। तो बात समझ में आ गई।
क्लियर हो गया सब कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लॉग्ड इन नहीं है, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो क्या ये पेज खुलेगा? ये कभी नहीं खुलेगा, ठीक है। टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर टोकन डिलीट कर देते हैं, इसको रिफ्रेश मार देते हैं। देखो भाई कहाँ फेंक दिया इसने, लॉगिन पर। अब सिक्योर प्रोफाइल नहीं खुलेगा। दिस पार्ट ऑफ द सेशन मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज ऑथोराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब नाउ सम ऑफ द पेजेस आर गेस्ट पेजेस, कुछ पेजेस है वो जो गेस्ट पेजेस है, जैसे कि अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, दीज आर द गेस्ट पेजेस, है ना। बट एट द सेम टाइम सम पेजेस आर बिहाइंड द लॉगिन। बिहाइंड द लॉगिन का मतलब है समझ कि दैट दीज पेजेस विल बी एक्सेसिबल ओनली आफ्टर अ सक्सेसफुल लॉगिन। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। ओनली द लॉगिन पार्ट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। लॉगिन पार्ट इज कॉल्ड एज द ऑथेंटिकेशन, बट with authorization, ठीक है, with authorization it will be called as the session management। आप इसको टोटली क्या बोल सकते हो, आप इसको सेशन मैनेजमेंट बोल सकते हो। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सेशन मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज सेशन? सेशन इज द टाइम फ्रॉम विच यू लॉग इन टू लॉग आउट, यानी कि लॉग इन से लेकर लॉग आउट तक जो इन बिटवीन का टाइम है, दैट्स कॉल्ड एज सेशन। और जैसे ही आप लॉग इन करते हो, इट मीन्स आप पहुंच जाते हो कहां पर, उन पेजेस पर जो सिक्योर होते हैं। तो सिक्योर पेजेस पर, तो मैंने एक डमी पेज बनाया, उसका नाम क्या रखा, सिक्योर प्रोफाइल, और उस पर मैंने आपको दिखाया ये सब करके। इसके लिए मुझे बैकएंड पे भी बैकएंड पे कंट्रोलर बनाना पड़ा और फ्रंट एंड पे एक हुक बनाना पड़ा, एक कस्टम हुक, ठीक है। सही है ना, समझ गए आप? तो चलो ठीक है, आज की क्लास को यहां पर एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।